नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे। जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला प्रश्न आपके सामने है। अब जो ये क्लास है, क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज मैंने कर दी है। अब ये जो क्लास है ये डेली शाम को 4 बजे से चलेगी। ठीक है, ये जो क्लास है ये डेली शाम को 4 बजे से चलेगी। तो जितने भी आपके भाई बहन हैं सभी लोगों को बता दीजिए, सभी लोगों तक एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि जिनको जानकारी नहीं है तो उनको भी पता चल सके और वो भी लाइव क्लास में जुड़ सके। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन। देखो, स्वदेशी आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी शुरुआत अगर हम लोग बात करेंगे तो बंगाल विभाजन के विरोध में होगी। ठीक है, जो बंगाल विभाजन हो रहा है उसके विरोध में होगी। ठीक, अब यहाँ बंगाल विभाजन अगर आपसे पूछा जाए किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। अगर इस बंगाल विभाजन की घोषणा आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो आप आंसर क्या करोगे? तो घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। और अगर आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन लागू कब से हुआ था, तो आप आंसर करोगे कब? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। घोषणा करने की बात करेंगे तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हुआ। किसके समय में? कर्जन के समय में हुआ था। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होगी। अगर आपसे पूछा जाए स्वदेशी आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व किसने किया, आपसे पूछा जाए बंगाल में नेतृत्व किसने किया, तो आप आंसर करोगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप आंसर करोगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। लाला लाजपत राय की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने नेतृत्व कहाँ पर किया, तो इन्होंने अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने पंजाब में नेतृत्व किया। ठीक है, कहाँ पर? तो पंजाब में नेतृत्व किया। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो इन्होंने महाराष्ट्र में नेतृत्व किया। अजीत सिंह की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने भी पंजाब में नेतृत्व किया। दिल्ली में किसने नेतृत्व किया है, तो दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने। ठीक है, किसने? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो सैयद हैदर रजा ने किया है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? डी आंसर कर दोगे। ठीक है, अगर हम लोग पंजाब में बात करेंगे तो पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं, बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे हैं। जब ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था तो इस समय कौन सा पत्रकार भारत में मौजूद था? जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था भारत में तो उस दौरान कौन सा पत्रकार मौजूद था, तो आप आंसर क्या करोगे? H.W. नेविंसन। ठीक है, क्या करोगे? H.W. नेविंसन जो ये पत्रकार है ये भारत में मौजूद था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, अगर आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे 1911 में। ठीक है, कब? 1911 में। जब भी बंगाल विभाजन हो रहा है उस दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? कर्जन थे। लेकिन जब ये रद्द हो रहा है उस दौरान अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे, तो आप आंसर करोगे किसको? आप आंसर करोगे हार्डिंग द्वितीय को। ठीक है, किसको? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। ठीक है, तो पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न से हम लोग कितने सारे प्रश्नों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो से जो है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। शेयर कर देंगे तो क्या होगा, तो बहुत सारे भाई बहन जो नहीं जुड़ पाए हैं तो उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सकेगा, वो लोग भी जुड़ सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ है, बताइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी उज्जैन, ग्वालियर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। बताइएगा क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ, बताइएगा क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ? क्या आंसर करोगे? उज्जैन, ग्वालियर, लखनऊ या फिर गौतम बुद्ध नगर, क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम लोग बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म है वो कहाँ पर? तो वो ग्वालियर में हुआ। ठीक है,
कहाँ पर? ग्वालियर में हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस कब मनाते हैं? तो आप आंसर करोगे 25 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाते हैं। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है। 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया था। अच्छा, याद रखिएगा 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म तो है ही, साथ ही साथ आप याद रखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म हुआ है। ठीक है, किसका? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म हुआ है। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म भी कब हुआ है? तो 25 को हुआ। ठीक है, 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। ठीक है, वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में। और याद रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन दोनों लोगों को, पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को, दोनों लोगों को वर्ष 2015 में क्या किया गया? भारत रत्न दिया गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय, इन दोनों लोगों को क्या किया गया? तो इन दोनों लोगों को सम्मिलित रूप से 2015 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है, अटल जी की अगर हम लोग बात करें तो अटल जी के संदर्भ में आप याद रखिएगा इनके समय में 1998 में 1998 में कहाँ पर? तो पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? पोखरण। पोखरण आपसे पूछे कहाँ पर है? तो पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, पोखरण, पोखरण कहाँ पर है? तो आप आंसर करोगे जैसलमेर राजस्थान में है। और यहाँ पर क्या किया गया था? यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 1998 में सेकेंड टाइम क्या किया गया था? दूसरी बार परमाणु परीक्षण हुआ था। 1998 में क्या हुआ था? तो दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। 1998 में भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था और इसका नाम क्या दिया गया था? इसको नाम दिया गया था शक्ति 98। ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया था? इसको नाम दिया गया था शक्ति 98। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार परीक्षण कब हुआ, तो पहली बार जो परीक्षण हुआ था वो 1975 में हुआ था। और क्या नाम दिया गया था? और इसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? तो इसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। 1975 में पहली बार भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। किसके समय में? तो इंदिरा गांधी जी के समय में। किसके? इंदिरा गांधी जी के समय में भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। कब? 1975 में। और इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आंसर करना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? 10, 12, 15, 17। क्या आंसर करिएगा? बताइए क्या हो जाएगा? क्या इस प्रश्न का आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? 10, 12, 15, 17। क्या आंसर करिएगा? करेक्ट आंसर कर देंगे 17। कितने बच्चों को? तो 17 बच्चों को की बार 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो 7 बच्चे हैं और 10 अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 बच्चियां हैं। ठीक है, 17 कुल अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल 17 बच्चों को दिया गया। इनमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इनमें 7 क्या है? तो 7 लड़के और 10 क्या है? तो 10 लड़कियां हैं। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, गोवा। चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और अगर सेशन आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपने अपने स्तर पर अपने अपने ग्रुप में इस सेशन को एक बार शेयर कर दें, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाते हैं, बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो लोग भी जुड़ जाएं, उन लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नई दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, गोवा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आप करोगे गोवा में। ठीक है, कहाँ पर? तो गोवा में। गोवा की अगर हम लोग बात करें तो गोवा आपको पता होना चाहिए। गोवा से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और गोवा से आपके एग्जाम में हर बार प्रश्न बन जाता है। ठीक है, गोवा की अगर हम लोग बात करें तो गोवा क्या होगा? तो गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक है, किसका? तो गोवा पर अगर हम लोग बात करेंगे किसका? तो पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगालियों का अधिकार था। और पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था? तो 1510 में। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। गोवा आजाद कब होगा? गोवा की अगर हम लोग बात करें तो गोवा पुर्तगालियों से आजाद कब होगा? तो 1961 में आजाद होगा। 1961 में आजाद होगा। और कौन सा?
तो याद रखेंगे ऑपरेशन विजय चलाया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, गोवा को आजाद करने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत सरकार ने कौन सा, तो ऑपरेशन विजय चलाया था और ऑपरेशन विजय चला करके यहाँ से पुर्तगालियों को भगाया और गोवा को आजाद किया। गोवा अगर हम लोग बात करें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और गोवा को 56वें संशोधन, ठीक है, कौन सा, तो 56वां संशोधन है 1987, ठीक है, 56वां संशोधन 1987 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 56वां संशोधन 1987 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 56वां संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा की अगर हम लोग बात करें तो गोवा की राजधानी क्या है, तो पणजी है। ठीक है, क्या है, तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा में अगर आपसे बंदरगाह पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे मुर्मू गोवा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मुर्मू गोवा जो है ये गोवा में बंदरगाह है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बंदरगाह जो है, बंदरगाह क्या हो जाएगा, तो मुर्मू गोवा यहाँ का बंदरगाह है। राजधानी कौन सी है, पणजी है। पणजी की अगर हम लोग बात करें कौन सी नदी के किनारे है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो पणजी जो है ये मांडवी नदी के किनारे, कौन सी, तो पणजी जो है ये मांडवी नदी के किनारे, कौन, पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे है और मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, कौन सा, दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो दूध सागर जलप्रपात आपको मांडवी नदी पर देखने को मिलेगा। मांडवी नदी के किनारे क्या है, पणजी। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अगर हम लोग गोवा की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या किया गया, तो यहाँ पर पहला जीएसटी संग्रहालय, ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर खोला गया, तो आप आंसर करोगे गोवा में। पहला जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर, तो आप आंसर करोगे गोवा में खोला गया। ठीक, इसके अलावा गोवा जो है ये पहला रेबीज मुक्त राज्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला रेबीज मुक्त राज्य। पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा। इसके अलावा याद रखेंगे अनुच्छेद 44, बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 आपने, ठीक है, पढ़ा होगा नीति निर्देशक तत्वों में। तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा। लेकिन अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले किसने लागू किया, स्वतंत्रता के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो स्वतंत्रता के बाद अनुच्छेद 44 सबसे पहले किसने लागू किया, तो आप आंसर करोगे उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, आप कहोगे गोवा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद लागू करने वाला पहला राज्य, तो आप आंसर करोगे उत्तराखंड। ठीक है, तो 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर, तो गोवा में आयोजित हो रहा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, डी आंसर कर दोगे। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं, तो 15 सितंबर, 15 जनवरी, 15 मार्च, 15 जून, क्या आंसर करोगे। तो इंजीनियर्स डे जो है याद रखिएगा ये किसकी, तो ये एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, किसके, एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। और कब मनाते हैं, तो आप आंसर कर दोगे 15 सितंबर को। ठीक है, कब कर दोगे, तो 15 सितंबर को आंसर कर दोगे। ठीक है, अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण दिवस है, ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण दिवस है जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें 16 जनवरी, 16 जनवरी को क्या करते हैं, 16 जनवरी को याद रखेंगे स्टार्टअप डे। ठीक है, क्या करते हैं, तो 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाते हैं। ठीक है, 16 जनवरी को क्या करते हैं, तो स्टार्टअप डे मनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो क्या करोगे, तो 7 अगस्त को, 7 अगस्त को क्या करते हैं, भाला फेंक दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 7 अगस्त को, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 6 दिसंबर की अगर हम लोग बात करें तो 6 दिसंबर को क्या करते हैं, तो 6 दिसंबर को हम लोग मैत्री दिवस मनाते हैं। ठीक है, 6 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, 6 दिसंबर को हम लोग मैत्री दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें किसकी, 26 दिसंबर की बात कर ले, 26 दिसंबर को क्या करेंगे, तो वीर बाल दिवस मनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो वीर बाल दिवस मनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो वीर बाल दिवस मनाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ जो नए नए वाले महत्वपूर्ण दिवस शुरू किए गए हैं इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जो नए नए वाले महत्वपूर्ण दिवस शुरू किए गए हैं इनको आप जरूर याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों को रखा गया है और ऐसे ही प्रश्न आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सारे एस्पेक्ट से क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस को, ठीक है,
टैकल करने का प्रयास किया जाएगा और हम लोग सारी जगहों से जो जो प्रश्न बन सकते हैं उन सब की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या फिर त्रिपुरा? क्या आंसर कर दोगे? आप आंसर करोगे, क्या आंसर करिएगा, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। ठीक है, कौन सा? अगर आपसे बोले सबरीमाला मंदिर, ठीक है, सबरीमाला मंदिर, बताओ सबरीमाला मंदिर कहाँ पर होगा? सबरीमाला मंदिर ये कहाँ पर होगा? जल्दी से बताओ, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर होगा, ये जल्दी से बताओ। तो सिद्धेश्वरी मंदिर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये त्रिपुरा में। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो त्रिपुरा आंसर कर दोगे। त्रिपुरा अगर हम लोग बात करें तो ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करें तो 3 तरफ से क्या हो रहा है? 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है कौन? त्रिपुरा। ठीक है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। ठीक है, याद रखिएगा। त्रिपुरा में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा? तो क्लाउडेड लेपर्ड अगर हम लोग बात करें, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है वो आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा और सिद्धेश्वरी मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की स्थापना कब होगी? तो त्रिपुरा की स्थापना होगी कब? 1972 में। ठीक है, कब त्रिपुरा की स्थापना कब होगी? तो 1972 में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों की स्थापना कब होगी? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों की स्थापना 1972 में हुई है। नागालैंड की स्थापना कब हुई है? तो आप आंसर करोगे 1963 में। ठीक है, नागालैंड की स्थापना कब हुई है? तो 1963 में। सबरीमाला मंदिर अगर आपसे पूछ ले क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे केरल में। ठीक है, कहाँ पर? तो केरल में आप आंसर कर दोगे। अगर आपसे दशावतार मंदिर पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले? अगर आपसे दशावतार मंदिर पूछ ले, दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो आप आंसर करोगे यूपी में, ललितपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में क्या हो जाएगा? आपको दशावतार मंदिर देखने को। इसी तरीके से खजुराहो मंदिर अगर आपसे पूछा जाए, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसी तरीके से आपसे एलोरा एलोरा एलिफेंटा एलोरा एलिफेंटा अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर कर दोगे कहाँ पर? आप आंसर कर दोगे महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर? तो एलोरा अजंता की जो गुफाएं हैं वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। खजुराहो कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। दशावतार उत्तराखंड मैंने लिख दिया क्या? अरे ये तो गलती हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये यूके नहीं होना चाहिए, क्या होगा? गलती से देखो। ठीक है, यूपी बोल भी रहा हूँ और लिख के आ रहा हूँ। ठीक है, तो दशावतार मंदिर कहाँ पर? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ललितपुर में। सबरीमाला मंदिर केरल में। खजुराहो मंदिर आपको मध्य प्रदेश में। एलोरा कहाँ पर? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। भीमबेटका अगर आपसे पूछे, भीमबेटका, तो भीमबेटका जो है ये गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और ये भी आपको कहाँ पर? तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मीनाक्षी मंदिर अगर आपसे पूछा जाए, कौन सा? मीनाक्षी मंदिर पूछा जाए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर आपको? तो मीनाक्षी मंदिर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसी तरीके से आपसे रथ मंदिर पूछ ले, ठीक है, रथ मंदिर पूछा जाए तो रथ मंदिर भी आपको कहाँ पर? तो ये भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब बनते हैं, आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक ऊष्मामान किसमें होता है? बताइएगा क्या हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, मीथेन। सबसे अधिक ऊष्मामान किसमें होता है? बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। डेली ये क्लास शाम को 4 बजे से होगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बाद में जो मेरे भाई बहन जुड़े हैं तो वो लोग भी जान लें, सभी लोग जान लें और सबको बता भी दें, जो आपकी जानकारी में सबको बता भी दें और सबको शेयर भी कर दें कि अब डेली ये क्लास 4 बजे से शाम को होगी। ठीक है, तो बताइएगा सर्वाधिक ऊष्मामान किसमें होता है? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, मीथेन। क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर करोगे हाइड्रोजन में। सबसे ज्यादा ऊष्मामान किसमें होता है? हाइड्रोजन में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आपने देखा होगा ना हाइड्रोजन बम। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम किससे बनता है? हाइड्रोजन बम अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से बनता है। ठीक है, किससे? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बनती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? हाइड्रोजन बम बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग सूर्य की बात करें, देखो सूर्य में कितनी ज्यादा उष्मा है, तो सूर्य की जो उष्मा है वहां पर भी क्या हो रहा है? वहां पर भी नाभिकीय संलयन ही होता है, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, सूर्य की अगर हम लोग उष्मा की बात करें तो सूर्य में भी क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम। सबसे अधिक क्या होता है? सूर्य में हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? सूर्य में अगर हम लोग बात करेंगे सबसे ज्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, लगभग 80% और लगभग 20% हीलियम होता है। उनकी वजह से क्या होता है? उनकी वजह से वहां पर भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और सूर्य की ऊर्जा बनी रहती है। तो सूर्य की उष्मा आप देखते हो कितनी भयंकर वाली है। ठीक है, हाइड्रोजन बम भी इसी पर आधारित होता है। तो सबसे अधिक उष्मामान जो होता है वो किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन के बाद अगर हम लोग बात करेंगे किसका होता है? पेट्रोल और डीजल का होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? सी आंसर कर दोगे। हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या करते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
अगले प्रश्न का आंसर करना, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। बताओ, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, आपसे पूछ रहा है। बताइएगा फटाफट सभी लोग, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आंसर कर दोगे, ऑक्सीजन जरूरी नहीं। देखो क्लोरोफिल, पत्तियों का रंग जो है वो हरा क्लोरोफिल के कारण होता है, तो ये तो जरूरी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, ये भी जरूरी है। ठीक है, पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करते हैं, तो स्वीकार करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, और क्या करेंगे, और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक, चलो, टाइफाइड बुखार होता है, बताओ किसके कारण होता है टाइफाइड बुखार। मुझे लगता है आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को कभी ना कभी तो टाइफाइड बुखार हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो भगवान करे कभी ना हो। ठीक है, आगे भी ना हो, अगर अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी ना हो। लेकिन अगर आपको हुआ है तो आपको जानकारी होनी चाहिए किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करोगे, बताओ क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर मैं सभी से होने वाली एक एक बीमारियां आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से, ठीक है, वायरस से, बैक्टीरिया से, वायरस से, ठीक है, प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से, और क्या हो जाएगा, और आपका कवक से। ठीक है, तो मैं सबसे एक एक बीमारियां बता देता हूँ। ठीक है, बैक्टीरिया मतलब क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया मतलब आपका जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया मतलब आपका जीवाणु हो जाएगा। तो बैक्टीरिया से क्या होता है, तो बैक्टीरिया से जैसे प्लेग होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से क्या होता है, बैक्टीरिया से आपका प्लेग होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से ही आपका क्या होता है, तो बैक्टीरिया से ही आपका टाइफाइड भी होता है। ठीक है, क्या होता है, तो बैक्टीरिया से ही आपका टाइफाइड भी होता है। टाइफाइड कैसे होता है, तो जब आप दूषित भोजन करते हो, दूषित, ठीक है, क्या करते हो, जल पीते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो या फिर स्वच्छता पूर्वक नहीं रह रहे हो, तो फिर क्या होता है, तो उस समय आपको जो है टाइफाइड होने का जो है चांस रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो टाइफाइड बुखार जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो प्लेग हो गया, प्लेग किससे, प्लेग आप बात करोगे तो चूहों से फैलता है। ठीक है, चूहों पर, चूहों के शरीर पर जो छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं उनसे क्या होता है, प्लेग फैलता है, तो वो भी क्या हो जाता है, बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, वायरस से अगर हम लोग बात करेंगे तो वायरस से क्या हो जाता है, तो वायरस से जैसे एड्स हो गया। ठीक है, एड्स हो गया, अभी कोरोना आया था। ठीक है, कोरोना आया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें चिकन पॉक्स, जो छोटी माता, बड़ी माता, चिकन पॉक्स जिनको कहते हो। ठीक है, छोटी माता, बड़ी माता जिनको कहते हो, वायरस। ठीक है, फ्लू जिसको कहते हो, सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो कहते हो, फ्लू जो कहते हो, तो वो भी किससे, वायरस से होता है। प्रोटोजोआ से क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ से मलेरिया, फाइलेरिया हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोजोआ से क्या हो जाएगा, तो मलेरिया और फाइलेरिया हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया और फाइलेरिया हो जाएगा। कवक से क्या हो जाएगा, कवक से अगर हम लोग बात करेंगे तो दांत खाद हो जाएगा, गंजापन हो जाएगा। ठीक है, तो या खुजली जो हो जाएगा, इस तरीके की चीजें जो है तो वो, ठीक है, कवक से, फंगस से हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए आंसर कर दोगे। देखो ऐसे प्रश्न एक ना एक आपके एग्जाम में जरूर बन जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़िएगा। डायमंड सिटी किसे कहते हैं, बताओ क्या हो जाएगा, डायमंड सिटी किसे कहते हैं। अच्छा, अभी पिछली क्लास जिसने भी देखी रही होगी, जितने मेरे भाई बहन पिछली क्लास देखे रहे होंगे, जरा फटाफट बताओ, गन मेटल, गन मेटल एक मिश्र धातु है, ये किसको किसको मिलाकर बनती है, बताओ क्या हो जाएगा। गन मेटल किसको किसको मिलाकर बनती है, जल्दी से बताओ। गन मेटल किसको किसको मिलाकर बनती है, जल्दी से बताओ। ठीक है, पिछली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, देखता हूँ कितने लोगों को याद है। बताओ क्या हो जाएगा, गन मेटल। तो गन मेटल किसको किसको मिलाकर बनती है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, गन मेटल। ठीक है, तो डायमंड सिटी किसे कहते हैं, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत या फिर जोधपुर, किसको कहेंगे, जल्दी से बताओ। डायमंड सिटी किसको कहते हैं, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत या फिर जोधपुर। आंसर कर दोगे किसको, सूरत को। आंसर, डायमंड सिटी किसको कहते हैं, सूरत को। सूरत कौन सी नदी के किनारे, तो आप आंसर कर दोगे ताप्ती नदी के। कौन से, तो सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है। ताप्ती नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो एक उकाई परियोजना है। ठीक है, कौन सी, तो एक उकाई परियोजना है। उकाई परियोजना आपसे पूछे, ताप्ती नदी आंसर कर दोगे। और याद रखेंगे कौन सी, काकड़ा पाड़। और आपके एग्जाम में काकड़ा पाड़ पूछा गया, आपके एग्जाम में काकड़ा पाड़ परियोजना पूछा गया। ठीक है, तो एक याद रखेंगे, ताप्ती नदी पर दो परियोजनाएं आपको देखने को मिलेंगी, उकाई परियोजना, काकड़ा पाड़ परियोजना। ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा है, और सूरत में अगर हम लोग बात करेंगे तो डायमंड सिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सूरत में अगर हम लोग बात करें तो सूरत में दो चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, सूरत में आपको दो चीजों को याद रखना है। पहला क्या याद रखना है, पहला आपको ये याद रखना है कि सूरत में
भारत की पहली स्टील रोड का निर्माण किया गया। ठीक है, क्या किया गया? तो भारत में पहली स्टील रोड का निर्माण कहां पर? सूरत में किया गया। दूसरी चीज आपको याद रखना कि सूरत में क्या किया गया है, तो सूरत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया गया। ठीक है, क्या किया गया? सूरत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया गया। ठीक है, क्या किया गया? सूरत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया गया। तीसरी चीज याद रखेंगे, सूरत को अब की बार क्या किया गया? इंदौर के साथ सूरत को, इन दोनों को सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। ठीक है, इंदौर और सूरत को अगर हम लोग बात करेंगे तो सम्मिलित रूप से सबसे क्या किया गया? सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो अब की बार क्या किया गया? अब की बार इंदौर के साथ साथ सूरत को सम्मिलित रूप से इन दोनों को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, सूरत में ही क्या हुआ था? सूरत में ही कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कौन सा? 1907 का। ठीक है, 1907 में सूरत में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। ठीक है, किसने? तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस क्या हो जाएगी? दो भागों में बंट जाती है, नरम दल, गरम दल। ठीक है, नरम दल, गरम दल। तो कांग्रेस दो भागों में बंट जाती है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं, यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुन लो क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे कांसा पूछे, ठीक है, अगर आपसे कांसा पूछे तो कांसा क्या कहोगे? तो आप आंसर कहोगे तांबा और टिन। ठीक है, क्या करोगे? तो कांसा आप कहोगे तांबा और टिन। ठीक है, तांबा और टिन। अगर आपसे पीतल कहे, ठीक है, अगर आपसे क्या करे, अगर आपसे पीतल कहे तो पीतल आप क्या कहोगे? तो आप आंसर करोगे तांबा और जिंक। ठीक है, क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे तांबा और जिंक। ठीक है, और अगर जब आपसे गन मेटल पूछे, ठीक है, क्या करे? जब आपसे गन मेटल कहे तो गन मेटल के लिए आप क्या कर दोगे? तो आप तीनों को मिक्स कर दोगे। किसको किसको? तांबा, टिन और जिंक। ठीक है, तांबा, टिन और जिंक तीनों मिक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका गन मेटल हो जाएगा। तो आप तो नहीं भूलोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर आंसर करोगे, सूरत आंसर कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना, बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? तो 5, 6, 7, 9। क्या आंसर करोगे? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? तो बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? क्या आंसर करोगे? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करो, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करो, क्या हो जाएगा? तो क्या आंसर कर दोगे? तो यहाँ पर आंसर कर दोगे आप 7। ठीक है, कितने आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे 7। बिहार के कितने जिले? तो आप आंसर कर दोगे 7 जिले जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के कितने? तो उत्तर प्रदेश के भी कितने? तो 7 जिले ही हैं। उत्तर प्रदेश के भी 7 जिले हैं जो क्या करते हैं? जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? अच्छा, उत्तर प्रदेश के अगर हम लोग 7 जिलों की बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो जरा देखें क्या हो जाएगा, जरा आप लोग भी बताओ और मैं भी देखता हूँ मुझे याद है कि नहीं। तो एक तो सिद्धार्थ नगर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा हो जाएगा, तो महाराजगंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सिद्धार्थ नगर हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, बलरामपुर हो जाएगा, बलरामपुर हो जाएगा, बलरामपुर हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बहराइच हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा। और कौन से? 2 2 4 2 6 हो गए। और एक कौन सा? एक पीलीभीत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो एक पीलीभीत हो जाएगा। यही 7 है ना? ठीक है, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो ये 7 जिले हो जाएंगे जो क्या कर रहे हैं? जो नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो एक ट्रिक है, किशन जी चंपा, मधु, रिया, सीता के साथ पुल पर बैठे हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हो। किशन जी का मतलब भगवान श्री कृष्ण से, और आप देखते हो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों के साथ रहते हैं। तो किशन जी से क्या हो जाएगा? तो किशन जी से अगर हम लोग बात करेंगे तो किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, चंपा से अगर हम लोग बात करेंगे तो चंपा से कौन कौन से? तो एक पश्चिमी चंपारण और एक क्या हो जाएगा? और एक आपका पूर्वी चंपारण। ठीक है, क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। मधु से क्या हो जाएगा? मधुबनी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मधु से मधुबनी हो जाएगा। रिया से अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो रिया से अररिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अररिया हो जाएगा। सीता से क्या हो जाएगा? तो सीतामढ़ी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सीतामढ़ी हो जाएगा। और पुल से क्या हो जाएगा? सुपौल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सुपौल हो जाएगा। तो ये याद रखना। तो ये बिहार के कितने हो गए? तो 2
3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए। 7 जिले क्या करते हैं, सीमा मनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा। संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये 2024 में पहली बार मनाया गया। ठीक है, क्या हो रहा है, तो ये 2024 में पहली बार मनाया गया। ठीक है, क्या हो रहा है, तो ये 2024 में पहली बार मनाया जा रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण जाएगा। और क्यों मनाया गया था, तो याद रखिएगा कि इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन 1975 में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, क्या किया गया था, तो 1975 में अगर हम लोग बात करेंगे आपातकाल की घोषणा की गई थी। कब की गई थी, 25 जून। क्या आंसर करोगे, तो 25 जून। ठीक है, 25 जून को। ठीक है, 25 जून को क्या हो जाएगा, तो 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। किसके समय में, इंदिरा गांधी जी के समय में। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के समय में। और किस आधार पर, तो आंतरिक क्या हो जाएगा, आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जी के समय में 1975 में क्या किया गया था, तो आपातकाल की इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। इसीलिए 25 जून को क्या करते हैं, संविधान हत्या दिवस मनाया था। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2024 में इसको पहली बार मनाया गया। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस। ठीक है, तो ये भी नया महत्वपूर्ण दिवस है, इसको याद रखना। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, जितने महत्वपूर्ण नए वाले दिवस हैं उनको जरूर याद रखिएगा, वहां से एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, भारत में पहला मकबरा किसने बनवाया, बताइएगा। क्या हो जाएगा, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। भारत में पहला मकबरा किसने बनाया, मोहम्मद गोरी, गजनवी, इल्तुतमिश या ऐबक। क्या आंसर करोगे। देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में पहली मस्जिद किसने बनाई, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहली मस्जिद किसने बनाई, तब आप आंसर करोगे किसको, आप आंसर करोगे ऐबक को। ठीक है, भारत में पहली मस्जिद किसने बनाई, तो आप आंसर करोगे किसको, ऐबक को। और मस्जिद कौन सी थी, तो आप आंसर करोगे कुव्वतुल इस्लाम। ठीक है, कौन सी, तो कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम, ये भारत में पहली मस्जिद थी और इसका निर्माण किसने, ऐबक ने करवाया। लेकिन जब आपसे मकबरा कहेगा, जब आपसे मकबरा कहेगा तब आप आंसर क्या करोगे, तो आप इल्तुतमिश करोगे। ठीक है, क्या करोगे, इल्तुतमिश करोगे। ठीक है, इल्तुतमिश ने भारत में पहला मकबरा बनाया था। और कौन सा मकबरा है, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, कौन सा, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, कौन सा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, ठीक है, तो सुल्तानगढ़ी। अच्छा, ऐबक की अगर हम लोग बात करें तो ऐबक ने और क्या किया, ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया। ठीक है, क्या किया, कुतुब मीनार बनवाया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ऐबक ने और क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ऐबक ने क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक है, तो ये सारे काम कौन कर रहा है, ऐबक कर रहा है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार। पहली मस्जिद आपसे पूछा जाए तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पहला मकबरा, तो इल्तुतमिश ने बनाया कौन सा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, याद रखिएगा, तो क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इल्तुतमिश की अगर हम लोग बात करें तो इसने, आपको पता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसने चांदी का टंका चलवाया था। ठीक है, क्या करेगा, तो चांदी का टंका। और तांबे की क्या हो जाएगा, तांबे की जीतल। ठीक है, तांबे की जीतल मुद्रा का प्रचलन करवाया था। एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने, तो इसी ने करवाया था। तुर्कान ए चहलगानी अगर हम लोग बात करें तो तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, चहलगानी जो 40 तुर्क सरदार थे तो उनका गठन कौन करेगा, तो तुर्कान ए चहलगानी 40 तुर्क सरदारों के दल का गठन यही करेगा। इसी के समय में क्या हो रहा है, इसी के समय में मंगोल आक्रमण हो रहा है। ठीक है, इसी के समय में मंगोल, भारत में पहली बार क्या हो रहा है, पहली बार मंगोल आक्रमण होगा। और कौन करेगा, पहला मंगोल कौन था, तो चंगेज खां था। ठीक है, कौन था, तो इसी के समय में भारत पर पहला मंगोल आक्रमण होगा। पहला मंगोल आक्रमण कौन करेगा, आप आंसर करोगे चंगेज खां करेगा। ठीक है, इल्तुतमिश याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, बताओ क्या हो जाएगा, तो भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, इंदौर, नासिक, जयपुर, हैदराबाद। बताओ क्या हो जाएगा, तो भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पेरिस के संदर्भ में पूछ ले तो पेरिस किसकी राजधानी है, पेरिस, सबसे पहले तो ये बताओ पेरिस कौन सी नदी के किनारे है। क्या आंसर करोगे, सीन नदी। पेरिस कौन सी नदी, सीन नदी के किनारे है। ठीक है, पेरिस किसकी राजधानी है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे फ्रांस की। किसकी राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और सीन नदी के किनारे है। पेरिस में किसका मुख्यालय है, तो आप आंसर कर दोगे यूनेस्को का। किसका, तो यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है, किसका, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई है, तो 1945 में, 1945 में यूनेस्को की स्थापना हो रही है। पेरिस में इसका मुख्यालय है, सीन नदी के किनारे, फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अभी यूनेस्को ने 43वां स्थल भारत में कौन सा चुना है, तो क्या करोगे, तो यूनेस्को ने 43वां जो विश्व विरासत स्थल चुना है वो क्या है, वो है मोइजम। ठीक है, क्या है, तो मोइजम है, जो कि कहाँ पर है, जो कि है असम में, याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए
ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को ने 41वां विश्व विरासत स्थल किसको चुना, तो आप आंसर क्या करोगे? तो यूनेस्को ने 41वां विश्व विरासत स्थल चुना था किसको? शांति निकेतन को। ठीक है, किसको? तो शांति निकेतन को। 42वां विश्व विरासत स्थल किसको चुना? तो होयसल मंदिर को। ठीक है, किसको? तो होयसल। ठीक है, यूनेस्को ने 42वां विश्व विरासत स्थल किसको चुना? तो आप आंसर करोगे होयसल मंदिर को। यूनेस्को ने 41वां विश्व विरासत स्थल शांति निकेतन को चुना, 42वां विश्व विरासत स्थल होयसल मंदिर को चुना और 43वां विश्व विरासत स्थल के रूप में किसको? तो म्यूजियम, जो कि असम में है, इसको चुना। तो याद रखिएगा 41, 42, 43 तीनों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 1945, मुख्यालय पेरिस, सीन नदी के किनारे, फ्रांस की राजधानी है। भारत का पेरिस किसको कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं, और जयपुर को क्या करते हैं? पिंक सिटी भी कहते हैं। क्या करते हैं? तो गुलाबी शहर भी कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं। जयपुर का अगर आपसे प्राचीन नाम पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? तो जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? आमेर था। क्या नाम था? तो आमेर। जयपुर का पुराना नाम क्या था? आमेर था। जयपुर की स्थापना किसने की? राजा जय सिंह ने की। किसने? तो राजा जय सिंह ने। राजा जय सिंह ने क्या किया है? तो जयपुर की स्थापना की। जयपुर का पुराना नाम क्या था? आमेर था। याद रखिएगा, जयपुर को क्या करते हैं? पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान की राजधानी है। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो सी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई है? बताइए क्या हो जाएगा? तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई है? 1919, 1909, 1915, 1911। बताइएगा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई है? क्या आंसर करेंगे? फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई है? क्या आंसर करेंगे? 1909, 1919, 1915, 1911। क्या हो जाएगा? फटाफट सभी लोग आंसर करो। तो देखो, अगर हम लोग 1919 की बात करें तो 1919 में एक तो याद रखना क्या हो जाएगा? तो एक तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आएगा। 1919 का जो एक्ट है उसको क्या करते हैं? उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जानते हैं। एक तो यही डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन जाता है कि किस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो याद रखना 1919 के एक्ट को, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक, और इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट से लागू होगा? तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट से लागू होगा। 1919 के एक्ट को क्या करेंगे? तो 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। 1919 में ही आपको पता है क्या होगा? तो रॉलेट एक्ट आएगा। ठीक है, कौन सा? तो रॉलेट एक्ट आएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है आता है, जिसको हम लोग काला कानून भी कहते हैं, बिना वकील बिना दलील का कानून कहते हैं। ये भी 1919 में आया था। 1919 में ही अगर हम लोग बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड अगर हम लोग बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये भी कब हुआ था? तो ये भी 1919 में ही हुआ था। याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट ये भी 1919 में। ठीक है, 1919 में एक्ट आ रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो रहा है। 1909 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1909 में क्या हो रहा है? तो 1909 में क्या होगा? 1909 के एक्ट को क्या करते हैं? तो मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। क्या करते हैं? 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज याद रखेंगे इस एक्ट के संदर्भ में, किस एक्ट में पहली बार क्या किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। मुस्लिम जो है, मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय जो है, उसके लिए पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत पहली बार मुस्लिमों के लिए 1909 के एक्ट से की गई थी। 1909 के एक्ट को ही मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। 1909 में ही गांधी जी ने क्या किया था? तो गांधी जी ने, अगर हम लोग बात करेंगे 1909 में गांधी जी ने 1909 में अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी ने क्या किया है? गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक, याद रखिएगा। 1911 में अगर हम लोग बात करें तो 1911 में क्या हुआ था? 1911 में एक तो राजधानी परिवर्तन हुआ था। ठीक है, क्या हो रहा है? एक तो राजधानी परिवर्तन हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा? तो दूसरा बंगाल विभाजन रद्द होगा। ठीक है, क्या होगा? तो बंगाल विभाजन जो है वो रद्द होगा। 1911 में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो राजधानी परिवर्तन होगा, और दूसरा काम क्या होगा? बंगाल विभाजन जो है वो रद्द किया जाएगा। और इस दौरान गवर्नर जनरल वायसराय कौन होंगे? तो आप आंसर करोगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, कौन होंगे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होंगे। 1911 में ही आपको पता है क्या होगा? तो दिल्ली दरबार भी लगेगा। 1911 में ही क्या होगा? तो दिल्ली दरबार भी लगेगा। और इस दौरान इंग्लैंड के राजा जो है कौन है? तो जॉर्ज पंचम भारत आएंगे। ठीक है, कौन होंगे? तो जॉर्ज पंचम। ठीक है, 1911 में अगर हम लोग बात करें तो राजधानी परिवर्तन हो रहा है, बंगाल विभाजन रद्द किया जा रहा है, और दिल्ली दरबार लग रहा है, और इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत आ रहे हैं।
1911 में गवर्नर वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1915। क्या होगा? 1915। जितनी घटनाएं यहाँ पर मैंने लिखी है सारी की सारी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? मुंबई, विशाखापट्टनम, कांडला, कोचीन। कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? मुंबई, विशाखापट्टनम, कांडला, कोचीन। बताइएगा क्या हो जाएगा? कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो पिछली क्लास में मैंने आपको सारे बंदरगाहों को दिखाया था, बताया था कि कहाँ पर कौन से राज्य में कौन से बंदरगाह होंगे। पिछली क्लास नहीं देखे हो तो एक बार जरूर देख लो। क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या आंसर करोगे? कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? क्या आंसर कर दोगे आप? आंसर कर दोगे कांडला। कौन सा? कांडला बंदरगाह। ठीक, कांडला बंदरगाह जो है ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा और इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया इसका नाम बदल कर। ठीक, याद रखेंगे। ठीक है, कोचीन बंदरगाह आपको कहाँ पर? तो ये आपको केरल में देखने को मिल जाएगा। विशाखापत्तनम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर कर दोगे? आंसर कर दोगे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। और याद रखेंगे इन्होंने अनुच्छेद 32 को, ठीक है, किसको? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्या है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसको अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा का। ठीक है, क्या किया? तो संविधान की हृदय एवं आत्मा का अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 और भीमराव अम्बेडकर ने ही क्या किया है? तो एक पवित्र दस्तावेज कहा है किसको? संविधान को। ठीक है, और याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। ये प्रारूप समिति के प्रमुख थे। ठीक है, कौन से? तो प्रारूप समिति के प्रमुख थे। प्रारूप समिति या फिर जिसको हम लोग मसौदा समिति भी कहते हैं, जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रारूप समिति कहते हैं, मसौदा समिति कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसके प्रमुख थे। इस समिति को प्रस्तुत कब किया गया था? तो 29 अगस्त। कब? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को इस समिति को प्रस्तुत किया गया था और इस समिति में 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर को अगर पूछा जाए आपसे, भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? भारत रत्न कब दिया गया? तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे 1990 में। कब? तो 1990 में भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया गया है। और मूक नायक, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मूक नायक और बहिष्कृत भारत, मूक नायक और बहिष्कृत भारत से किसका नाम जुड़ा है? तो भीमराव अम्बेडकर का। याद रखेंगे मूक नायक और बहिष्कृत भारत, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मूक नायक और बहिष्कृत भारत से किसका नाम जुड़ा है? भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में? बताइएगा क्या हो जाएगा? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सेवराय की पहाड़ी कहाँ पर है? बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? सेवराय की पहाड़ी कहाँ पर है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। क्या आंसर करिएगा? देखिए ये अपना अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आप आंसर करोगे पश्चिमी घाट है। ठीक है, क्या है? ये हमारा पश्चिमी घाट है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है, क्या है? ये हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर आकर के मिलते हैं वहां पर क्या है? तो वहां पर नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, जहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, जहां पर क्या हो रहा है? जहां पर पश्चिमी घाट, ठीक है, कौन सा? तो जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, वहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? तो वहां पर नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है। कौन सी? तो नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है। और नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये 3 राज्यों में फैली है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में फैली है। कौन कौन से राज्य हैं? अब आंसर करोगे कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, केरल
और तमिलनाडु। ठीक है, तो तीन राज्यों में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं वहां पर नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है। और नीलगिरी की पहाड़ियां तीन राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसी नीलगिरी की पहाड़ी में आपको क्या हो जाएगा, तो आपको डोडा बेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो डोडा बेटा देखने को मिलेगा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की क्या हो जाएगी, तो दक्षिण भारत की सेकेंड सबसे ऊंची क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो आप आंसर करोगे डोडा बेटा, जो कि कौन सी पहाड़ी पर है, नीलगिरी की पहाड़ी पर है। ठीक है, और नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार तीन राज्यों में। ठीक है, याद रखेंगे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, डोडा बेटा आपसे पूछा जाए किस राज्य में पड़ेगा, तो आप आंसर करोगे तमिलनाडु में। ठीक, अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात करें सेवराई की पहाड़ी, तो सेवराई की पहाड़ी जो है वो भी कहाँ पर होगी, तो वो भी आपकी तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर, तो सेवराई की जो पहाड़ियां हैं ये भी आपको कहाँ पर, तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर आपसे सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, अगर आपसे दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक पूछ ले, साउथ इंडिया की आपसे क्या कर ले, तो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक आपसे पूछ ले, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे एनायमुडी। क्या करोगे, एनायमुडी, एनायमुडी। ठीक है, और एनायमुडी कौन सी पहाड़ी पर है, तो आप आंसर करोगे अन्नामलाई पहाड़ी पर। कौन सी, अन्नामलाई पहाड़ी पर। ठीक है, कौन सी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एनायमुडी, और ये किस पहाड़ी पर है, आप आंसर करोगे अन्नामलाई श्रेणी पर। ठीक, सेकंड हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो आप आंसर करोगे डोडा बेटा, और वो कहां पर है, नीलगिरी की। और सेवराई की जो पहाड़ियां हैं ये भी कहां पर, तो ये भी आप आंसर करोगे तमिलनाडु। ठीक है, अच्छा, डोडा बेटा में ही याद रखेंगे आप, डोडा बेटा जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहीं पर आप, अगर हम लोग बात करेंगे तो यहीं पर आप क्या करोगे, तो यहीं पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थान ऊटी आप देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऊटी ये एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थान है, टूरिस्ट प्लेस है, और ये आपको कहां पर, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में ही देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, बताइएगा क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 165। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, क्या आंसर करिएगा। देखो, दो चीजें होती हैं। ठीक है, दो चीजें होती है, ध्यान से समझ लो, क्योंकि कंफ्यूजन हमेशा होता है, बार बार होता है। ठीक है, तो देखो, एक होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, क्या होता है, एक होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं महान्यायवादी। ठीक है, और एक होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, कौन सा होता है, एक होता है एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है महाधिवक्ता। ठीक है, क्या होता है, ये होता है महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता। अगर हम लोग महान्यायवादी की बात करेंगे, इसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया। महाधिवक्ता की बात करेंगे तो इसका प्रावधान कहां पर, अनुच्छेद 165 में किया गया। ठीक है, ठीक है, 165 में किया गया। महान्यायवादी जो होता है ये भारत सरकार का सर्वोच्च, ये क्या होता है, ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, महान्यायवादी जो होता है ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जबकि महाधिवक्ता जो होता है ये क्या होता है, ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, क्या होता है, तो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर महाधिवक्ता पूछा गया, आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे अनुच्छेद 165 आंसर कर दोगे। ठीक है, महाधिवक्ता या फिर इसी को क्या कहेंगे, एडवोकेट जनरल कहेंगे। ठीक है, अगर अनुच्छेद 76 की बात करेंगे तो 76 में क्या है, तो महान्यायवादी। 148 में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन है, तो सीएजी। अनुच्छेद 148 में कौन है, तो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कभी, बताइएगा क्या हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कभी, 2001, 1985, 1967, 2014। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई है, बताइएगा क्या हो जाएगा। पिछली बार अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में जो पूछा गया था वो G20 पूछा गया था। ठीक है, क्या किया गया था, तो पिछली बार आपके एग्जाम में अगर हम लोग बात करें तो आपसे G20 पूछा गया था कि G20 की स्थापना कब हुई। तो एक ना एक जो है स्थापना वर्ष जरूर आपसे पूछा जाता है, तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो संगठन है उनको जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना ये 2014 में होगी। ठीक है, कब होगी, तो 2014 में होगी, और इसका जो हेडक्वार्टर है, आपको मुख्यालय जो है वो कहां पर देखने को मिलेगा, तो वो आपको संघाई में देखने को मिलेगा। कहां पर, तो संघाई चीन में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां पर, तो संघाई चीन में देखने को मिलेगा। और जो ये संघाई है
इसको क्या करते हैं, तो इसको चीन का मानचेस्टर भी कहते हैं। संघाई चीन को क्या करते हैं, तो संघाई चीन को जो है संघाई को चीन का मानचेस्टर कहते हैं। ठीक है, ओसाका की अगर हम लोग बात करें तो ओसाका क्या करते हैं, तो ओसाका जो है ये जापान का मानचेस्टर कहलाता है। ओसाका जो है ये क्या होता है, ये जापान का मानचेस्टर कहलाता है। ठीक है, जापान का मानचेस्टर कहलाता है कौन, ओसाका। ठीक है, अहमदाबाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अहमदाबाद क्या हो जाएगा, तो अहमदाबाद भारत का मानचेस्टर कहलाता है। किसका, तो अहमदाबाद भारत का मानचेस्टर कहलाता है। अगर हम लोग कोयम्बटूर की बात कर ले, किसकी, कोयम्बटूर की बात कर ले, तो कोयम्बटूर क्या होता है, कोयम्बटूर जो है ये दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहलाता है। कोयम्बटूर क्या होता है, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहलाता है। अहमदाबाद की बात करेंगे तो अहमदाबाद भारत का मानचेस्टर कहलाता है। ओसाका जापान का मानचेस्टर कहलाता है। संघाई चीन का मानचेस्टर कहलाता है। और संघाई जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है चीन में, और इसकी स्थापना कब हुई है, 2014 में। 1967 में अगर हम लोग बात करेंगे, 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। किसकी, आसियान की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1985 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1985 में क्या होगा, तो सार्क की स्थापना होगी। ठीक है, किसकी, तो 1985 में अगर हम लोग बात करेंगे तो सार्क की स्थापना होगी। 2001 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो एससीओ की स्थापना होगी, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना होगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, बताएगा। तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोक्रोन, आइसोथर्म, आइसोहाइट या आइसोटेक, बताइएगा। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, आइसोक्रोन, आइसोथर्म, आइसोहाइट, आइसोटेक। क्या आंसर करोगे, आप आंसर कर दोगे आइसोहाइट। क्या आंसर कर दोगे, आप आंसर कर दोगे आइसोहाइट। आइसोथर्म अगर हम लोग बात करें, आइसोथर्म जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये समान तापमान मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो समान तापमान मिलाने वाली रेखा को, समान जो तापमान, जिन स्थानों के समान तापमान होंगे उनको मिलाने वाली रेखा जो होगी आइसोथर्म होगी। समान वर्षा वाले स्थानों को याद रखना क्या हो जाएगा, आइसोहाइट हो जाएगी। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। ठीक है, वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है, बताइए क्या हो जाएगा, तो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है कौन सा, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो क्या हो जाएगा, तो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है किसको, तो देखो यहां से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। एक तो आपको क्रम निर्धारित करने को दिया जाता है कि अगर हम लोग बात करें तो धरातल से क्या हो जाएगा, तो एक तो आपको क्रम निर्धारित करने को दिया जाता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको कौन सा होता है, सबसे पहले होता है आपका क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, कौन सा, सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा होता है, इसके बाद समताप मंडल होता है। समताप मंडल के बाद आपको क्या हो जाएगा, आपको मध्य मंडल देखने को मिलेगा। मध्य मंडल के बाद आपको आयन मंडल देखने को मिलेगा, और आयन मंडल के बाद आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बहिर्मंडल देखने को मिलेगा। तो एक तो ये क्रम होता है। ठीक है, अब इन सभी मंडलों से एक एक प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, क्षोभ मंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखोगे ये सबसे निचला मंडल है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे निचला जो मंडल होता है वो क्षोभ मंडल होता है, और इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। और इसमें आपको क्या हो जाएगा, इसमें आपको मौसम संबंधी घटना देखने को मिलेगी, जितना आंधी, पानी, बिजली, तूफान, सब कुछ जो है वो आपको इसी में मौसम संबंधी घटना आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। ऊंचाई होगी 18 किलोमीटर तक। ठीक है, फिर 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है समताप मंडल की। समताप मंडल में ही आपको क्या हो जाएगा, दो चीजें होंगी। एक तो ओजोन परत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एक तो ओजोन परत आपको इसी समताप मंडल में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज याद रखेंगे कि समताप मंडल, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटना कहाँ पर हो रही है, क्षोभ मंडल में हो रही है, तो समताप मंडल में मौसम संबंधी घटना होती नहीं है। जो है आंधी, पानी, बिजली ये सब तो होता नहीं है समताप मंडल में। तो क्या होगा, तो ये वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। एक तो वायुयान उड़ाने के लिए क्या हो जाएगा, तो एक तो वायुयान उड़ाने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो वायुयान उड़ाने के लिए क्या हो जाएगा, तो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल हो जाएगा। और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, ओजोन परत यहाँ पर मिलती है। मध्य मंडल की हम लोग बात करेंगे तो ये कितना, तो ये 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर तक होता है। मध्य मंडल सबसे ठंडा होता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है, सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है, मध्य मंडल होता है। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान कम होता जाता है, तापमान क्या होता है, कम होता जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मध्य मंडल में सबसे कम तापमान होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे ठंडा होता है। ठीक है, लेकिन जब मध्य मंडल से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर एक बार तापमान क्या हो जाएगा, तापमान अब बढ़ने लगेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो ठंडा होगा, मध्य मंडल तक ठंडा होगा, लेकिन जब मध्य मंडल से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर से क्या होगा, एक बार तापमान बढ़ने लगेगा।
तो जो सबसे ठंडा मंडल होता है वो मध्य मंडल होता है। आयन मंडल में अगर हम लोग बात करेंगे इसकी ऊंचाई कितनी, तो 640 किलोमीटर तक होती है। कितनी, तो 640 किलोमीटर तक होती है। और आयन मंडल से क्या होता है, रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। क्या होती है, रेडियो तरंगे जो है वो यहीं से परावर्तित होती हैं। 640 प्लस अगर हम लोग बात करेंगे तो बहिर्मंडल होता है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। क्या होते हैं, इसमें कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। क्या होते हैं, कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ लेता है। आपसे ऊंचाई के आधार पर भी प्रश्न पूछ लेता है कि 50 से 80 किलोमीटर में कौन सा मंडल होगा। ठीक है, 80 से 640 किलोमीटर में कौन सा मंडल होगा। ठीक है, या फिर कौन से मंडल की कौन सी विशेषता है, कहां पर क्या चीजें होती हैं। तो इस तरीके से प्रश्न बन जाता है। तो समताप मंडल आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण पर एक शोध प्रबंध लिखा था, किसने लिखा था बताइएगा। संस्कृत व्याकरण पर एक शोध प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया था, पतंजलि, चाणक्य, पाणिनि, कलहण। क्या आंसर करेंगे। अच्छा, ये जो 4 लेखकों के मैंने नाम दिए, इनकी पुस्तकें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे बहुत बार पूछा गया है। जैसे पतंजलि की अगर हम लोग बात करें तो पतंजलि आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा, इनकी पुस्तक का नाम महाभाष्य है। क्या हो जाएगा, पतंजलि की पुस्तक का नाम महाभाष्य है। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट में आपने पतंजलि का चित्र देखा होगा। ठीक है, और ये किसके दरबार में रहते थे, ये भी याद रखिएगा। तो ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। किसके, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ठीक, चाणक्य की अगर हम लोग बात करें तो चाणक्य जो है, तो चाणक्य को ही क्या करते हैं, तो इन्हीं को कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त आप कहोगे, इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। किसके, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त बात करेंगे, इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। इनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग कलहड़ की बात कर लें, कलहड़ की अगर हम लोग बात करें तो कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है, आप आंसर करोगे राज तरंगड़ी है। क्या है, तो राज तरंगड़ी है। और ये जो कलहड़ की पुस्तक राज तरंगड़ी, इससे क्या होता है, इससे कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर का इतिहास की जानकारी होती है। क्या, तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी होती है। ठीक है, पाणिनि की अगर हम लोग बात करेंगे, पाणिनि हमारे करेक्ट आंसर होंगे। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है, अष्टाध्यायी है। ठीक है, क्या है, तो अष्टाध्यायी है। ऑप्शन संख्या क्या आंसर करोगे, सी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। हेलोफाइट वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। हेलोफाइट वनस्पतियां मध्य हिमालय, थार मरुस्थल, गंगा मैदान, सुंदरवन। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो हेलोफाइट वनस्पतियां कहाँ पर पाई जाती हैं। देखो, एक हेलोफाइट पूछी जाती है और एक जीरोफाइट पूछी जाती है। ये दोनों सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। एक हेलोफाइट पूछी जाती है और एक जीरोफाइट पूछी जाती है। जीरोफाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, जहां पर क्या होती है, जहां पर वर्षा जीरो, शून्य के बराबर होती, बहुत कम होती है। ठीक है, जीरोफाइट कहां पर आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। जीरोफाइट वनस्पतियां जहां पर क्या होगा, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। हेलोफाइट की बात करेंगे तो ये क्या, तो ये दलदली क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी। कहां पर, हेलोफाइट वनस्पतियां जो है ये आपको डेल्टाई क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। और आपको पता है सुंदरवन जो है ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा क्या है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा है। तो डेल्टाई जो क्षेत्र होता है, जो दलदली क्षेत्र होता है, वहां पर हेलोफाइट वनस्पतियां पाई जाती हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र में जीरोफाइट। तो ये दोनों जरूर याद रखना। ठीक, उगादी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, बताइएगा। उगादी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। क्या आंसर करिएगा। उगादी उत्सव का आयोजन होता है कहाँ पर, तो बताएंगे क्या आंसर होगा। क्या आंसर करोगे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। क्या आंसर करोगे। तो देखो, केरल में अगर हम लोग बात करें तो केरल में कौन सा उत्सव होता है, तो आप आंसर कर दोगे कौन सा, केरल में ओणम उत्सव का आयोजन होता है। कौन सा, ओणम उत्सव का आयोजन होता है। तमिलनाडु में अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर पोंगल होता है। ठीक है, क्या होता है, तमिलनाडु में पोंगल होता है और जल्ली कट्टू होता है। ठीक है, क्या होता है, जल्ली कट्टू होता है। ठीक है, जल्ली कट्टू होता है। ठीक, असम में अगर हम लोग बात करेंगे तो असम में क्या होगा, तो बिहू कटी बिहू होता है। ठीक है, असम में क्या होता है, तो बिहू होता है, कटी बिहू होता है। ठीक है, उगादी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कर्नाटक में होता है। ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में आपको कौन सा बंदरगाह देखने को मिलेगा, कर्नाटक में आपको न्यू मंगलौर बंदरगाह देखने को मिलेगा। कौन सा, तो कर्नाटक में न्यू मंगलौर बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक में
यक्षगान नृत्य आपको देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? नृत्य कौन सा? तो नृत्य जो है वो आपको यक्षगान देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। क्या आंसर करोगे? बी आंसर करोगे। ठीक। सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। बताइएगा क्या हो जाएगा? सितारा देवी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। क्या आंसर करोगे? क्या आंसर हो जाएगा? आप आंसर कर दोगे कथक से। ठीक है, सितारा देवी का संबंध किससे? आप आंसर कर दोगे कथक से। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? आप आंसर कर दोगे उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो आप आंसर करोगे तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आप आंसर कर दोगे आंध्र प्रदेश का। और मणिपुरी तो आप जान ही रहे हो। ठीक है, आगे बढ़िएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961, 1992, 1965, 1968। क्या आंसर करोगे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? क्या हो जाएगा? देखो, जो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या है? तो ये सर्वोच्च पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? इसी का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? इसी का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक। और अब की बार पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जा रहा है? तो आप आंसर क्या करोगे? 4 खिलाड़ियों को। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, और इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और इस बार क्या हो जाएगा? तो 4 लोगों को ये दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1992 से हुई थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, पहली बार, तो आप आंसर करोगे किसको? विश्वनाथन आनंद को। किसको? विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, किसको? तो विश्वनाथन आनंद को क्या किया गया था? तो पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1992 से शुरुआत हो रही है। सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। और इस बार अगर बात करेंगे तो कितने? तो 4 लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, 1965 से अगर हम लोग बात करेंगे, 1965 से ज्ञानपीठ की शुरुआत हुई है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई है। 1961 से अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। किसकी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। और 1968 से अगर हम लोग बात करेंगे तो 1968 से क्या हो रहा है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? 1968 से अगर हम लोग बात करेंगे तो 1968 से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हो रही है। 1968 से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हो रही है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब ये सारे 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम लोग कर चुके हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे 26 दिसंबर को। आज ही के सेशन में बताया है। ठीक है, क्या होता है? आज ही के सेशन में बताया 26 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं? तो वीर बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को क्या करते हैं? तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं। और क्या करते हैं? पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। और क्या करते हैं? पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। और क्या करते हैं? अगर हम लोग बात करेंगे, और क्या करते हैं? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस, पर्यावरण संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक। संस्कृत किस राज्य की राजकीय भाषा? क्या आंसर करोगे? तो दो राज्य बताया था, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों की राजकीय भाषा क्या है? तो संस्कृत है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देना। ठीक, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक कौन हो जाएंगे? क्या आंसर कर दोगे? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम इंडियन स्ट्रगल है। ठीक है, क्या है? तो इंडियन स्ट्रगल जो है तो वो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद की अगर हम लोग बात करेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की बात करेंगे तो इंडिया विंस फ्रीडम क्या हो जाएगा? इंडिया विंस फ्रीडम नहीं, क्या कहेंगे? विंग्स ऑफ फायर कहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? आप आंसर करोगे विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, क्या कर दोगे? तो विंग्स ऑफ फायर कर दोगे। क्या कर दोगे? तो विंग्स ऑफ फायर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय कब से बना? तो क्या आंसर हो जाएगा? 1989 से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, डेली ये क्लास शाम को 4 बजे से अब चलेगी। ठीक है, शाम को 4 बजे से चलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको दिख रहा होगा,
टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहां पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ, नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।